नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। भूकंप से फिर कांपा हिमालय, नेपाल में मौत का आंकड़ा 50 के पार। उत्तर भारत में भारी तबाही, जापान में भी झटके। मीडिया सर्कुलर पर दिल्ली सरकार से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांगा जवाब। पहली नजर में बताया प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ, 1 हफ्ते में जवाब तलब। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति। 2 राज्यपालों का तबादला, झारखंड के राज्यपाल को मणिपुर की जिम्मेदारी। बजट सत्र का आज आखिरी दिन, राज्यसभा में काले धन पर होगी चर्चा। जीएसटी प्रवर समिति को भूमि अधिग्रहण विधेयक जेपीसी के पास। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने 37 भारतीय मछुआरों की रिहाई का दिया आदेश। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सिरिसेना से मुलाकात, मछुआरों की समस्याओं के समाधान पर जोर। नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 50 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं उत्तर भारत में सबसे ज्यादा तबाही बिहार में हुई है, जहां 18 लोगों की जान चली गई। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। नेपाल अभी पिछले महीने आए भीषण भूकंप से उबर भी नहीं पाया कि ताजा झटकों ने उसे एक बार फिर हिला कर रख दिया। आम लोगों में ही नहीं बल्कि नेपाली संसद में भय और दहशत का माहौल देखने को मिला। जब भूकंप आया उस वक्त नेपाल की संसद में कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके आए, लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। भूकंप के बाद लोगों में दहशत है, हिमस्खलन से तबाही की आशंका और बढ़ गई है। नर्मलै भइरहेको थियो, तर आजको ठुलो झट्काले गर्दाखेरि हामी फेरि बस्न नसकेर फेरि त्यही स्थानमा हामी फेरि फर्केर आउनु परेको। वहीं उत्तर भारत में भी भूकंप के खौफ से लोग घरों से बाहर निकल आए। बिहार में भूकंप के संभावित खतरे को देखते हुए आज सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बार की ही तरह अपने जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको ये निर्देश दिया है कि आप एक एक गांव से पूरी खबर ले लीजिए और जहां कहीं भी भूकंप का प्रभाव पड़ा है और इसके कारण जो नुकसान हुआ है, चाहे किन्हीं की मृत्यु हुई हो, कोई घायल हुए हों, किन्हीं के घर को नुकसान पहुंचा हो, तो उसकी पूरी सूचना एकत्रित कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा की। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के दलों को तैयार रखा गया है। Team is ready. The NDRF and the whole team is put on standby. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी नेपाल में आ रहे बार-बार भूकंप पर चिंता जताई है। The first one came out as a red alert. Red alert is like the first one we had in April. That means that it's very severe earthquake. It's in a highly populated area. So honestly, right now we fear the worst. रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता के आए इस भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कोदारी में था। इस जोरदार झटके के बाद भी कुछ और झटके महसूस किए गए। इससे पहले नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। करीब 4 घंटे की बहस और सरकार की तरफ से जवाब के बाद यह फैसला लिया गया। समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। बजट सत्र में ये दूसरा मौका था जब लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। बहस के जवाब के बाद ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस बिल को और विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। समिति में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। इस प्रस्ताव से पहले ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस संशोधन विधेयक के बचाव में कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता विकास और किसानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ये ज्वाइंट कमेटी का जो विचार आया है और सभी ने अपनी सहमति दी है, बिल में कोई सुधारात्मक बात करने की किसान के हित में, तो हमारे को उसमें कोई एतराज नहीं है और मुझे लगता है कि कमेटी में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी इस बिल के समर्थन में बात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से इस बिल पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2013 के कानून को किसान विरोधी बिल में तब्दील कर दिया है।
उन्होंने कहा कि किसानों से जमीन लेने से पहले उनकी सहमति की बाध्यता हटाना किसान विरोधी है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक प्रभाव के आकलन की व्यवस्था हटाने पर भी विरोध दर्ज किया। पहली कुल्हाड़ी उठा के यहां मारी गले पे कंसेंट क्लॉज, जो सबसे जरूरी क्लॉज है। फिर आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी, आपने कहा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम ने भी इस बिल का विरोध किया। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। फौजी के बजाय पूंजी, जिसके पास जितना पूंजी है वो उतना मिल्कियत को उसको हासिल कर लेंगे। और ये सरकार एक साल में, एक के बाद एक साल में जो कानून ले आए वो सब है हमारा। ये जो कायनात में, हमारे मुल्क में हमारे जो भी कुदरती संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी जोर शोर से इस बिल का विरोध किया। बहरहाल अब ये बिल संयुक्त संसदीय कमेटी के हवाले है, जो मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जीएसटी बिल को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। 21 सदस्यों वाली ये कमेटी इस बिल पर मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। कर सुधार से जुड़े वस्तु और सेवा कर विधेयक की पड़ताल करने वाले सिलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। संविधान संशोधन से जुड़े जीएसटी बिल को आखिरकार राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सरकार और विपक्ष के बीच इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने पर सहमति बनी। समिति इस 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर मानसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। The bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next session. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. 21 सदस्यों वाली समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी को तय समय सीमा से लागू किया जा सकेगा। Sir, that the bill further to amend the Constitution of India as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, with instruction to report to the Rajya Sabha on the last day of the first week of the next session. लोकसभा से इस बिल को 6 मई को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल नहीं होने और कांग्रेस सहित कई दलों के विरोध की वजह से सरकार को बीच का रास्ता अपनाना पड़ा। कांग्रेस जीएसटी के पुराने बिल में एनडीए सरकार की ओर से किए गए संशोधनों का विरोध कर रही है। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों की मंजूरी की भी दरकार होगी। जीएसटी को अप्रैल 2016 से देश में लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत विभिन्न तरह के करों को समाहित किया गया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्ति ग्रुप की तरफ से लिए गए लोन में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति अगर कोई सवाल उठाएगी तो वो सभी पदों से इस्तीफे को तैयार है। हालांकि गडकरी के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस गडकरी के इस्तीफे की मांग पर कायम है और उसने सदन से वॉकआउट भी किया। इस मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही दिन में कई बार बाधित हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने पूर्ति ग्रुप से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट के बारे में लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरिडा की ओर से मिले लोन में नियमों की अनदेखी नहीं हुई। सीएजी रिपोर्ट के मामले में सदन में पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लोक लेखा समिति को इस रिपोर्ट पर उपयुक्त समय पर विधिवत बहस करेगी। यदि लोक लेखा समिति में इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता सिद्ध होती है तो कानून अपना काम करेगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। गडकरी के इस्तीफे की मांग पर सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। भोजनावकाश के बाद सदस्यों ने नितिन गडकरी के बयान पर स्पष्टीकरण पूछा। जब आप कर्जा भी ले रहे थे, वन टाइम सेटलमेंट भी हो रही थी, गन्ने का उत्पादन नहीं हो रहा था जिससे आपको बदलना पड़ा कोयले की तरफ, तो 2 शुगर मिल्स उसी समय में ली जिस समय गन्ना का उत्पादन नहीं था, पैसा नहीं था, कर्जा लेना था। इस पे जरा स्पष्टीकरण आप दें। नितिन गडकरी जी का जो कारखाना है, पूर्ति कारखाना है, सीएजी के रिपोर्ट में कुछ होगा कि क्या मतलब उसमें दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी
नितिन गडकरी जी ने अपने रिप्लाई में अपनी भूमिका रखी है और नितिन गडकरी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। The said company Purti used this one-time settlement as a means to do willful default. Otherwise, why CAG has to make a reference to this company? गडकरी के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल 1 मई को संसद में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट में नितिन गडकरी की पूर्ति साखर कारखाना लिमिटेड को 84 करोड़ रुपए लोन दिए जाने में नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क परियोजना के रद्द होने पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने फूड पार्क परियोजना के रद्द होने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने एक ही मुद्दे पर कई बार जवाब देने का विरोध किया और स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी पर खेद जताया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने यूपीए सरकार को फूड पार्क परियोजना के रद्द होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 2010 में शुरू हुई अमेठी फूड पार्क परियोजना को 7 बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन फिर भी प्रमोटर कंपनी जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने हरसिमरत कौर बादल के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस का आरोप था कि सत्ता पक्ष को एक ही मुद्दे पर बार बार बयान देने की अनुमति दी जाती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र हुड्डा ने संसद की कार्यवाही की नियमावली 356 का हवाला देते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसलों पर सवाल उठाया। I want to know how it is repeated, in what rule, and every rule is taught to us. You have got full power. It does not mean that you should use judiciously. This is my saying. We say once, they say 5 times, ma'am. And their arguments are being, you are along there, ma'am. This is not natural justice, ma'am. This is not natural justice. This is not democracy, ma'am. Our voice cannot be muzzled, ma'am. हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी को बराबर मौके दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार हरसिमरत कौर बादल का बयान पूरा नहीं हो पाया था, लिहाजा ये दूसरा मौका दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की आलोचना की है। हर समय मैंने जीरो में क्यों न हूं, आपके मेंबर्स को बोलने के लिए जस्टिस ने एडजॉर्नमेंट मोशन दी है, मैंने ये मौका दिया है। कई बार एडजॉर्नमेंट मोशन इतनी सामान्य थी कि वो 0 आवर में उठाने जैसा मामला या अन्य किसी मामले तरीके से उठाने का मामला था। स्टिल आई हैव गिवन टाइम। बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने आसन के फैसलों के खिलाफ कहे अपने शब्दों के लिए सदन में खेद जाहिर किया। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी फूड पार्क परियोजना को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाकर सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर संसद के बाहर भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां से सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी स्मृति ईरानी से ही रद्द हुआ अमेठी का फूड पार्क दिलाने की मांग की। स्मृति ईरानी ने 2014 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा था, लेकिन राहुल गांधी से हार गई थी। That the food park was cancelled during the Congress regime. It is a known fact that the land was never made available for the food park during the Congress regime. झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त 2 राज्यपालों का तबादला भी किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ओडिशा की बीजेपी नेता द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथागत राय को त्रिपुरा, तो बीजेपी नेता और पूर्व संघ कार्यकर्ता वीवी शर्मुगनाथन को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। 1968 बैच के आईएएस अधिकारी और असम के पूर्व मुख्य सचिव जेपी राजखोवा को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को शेष कार्यकाल के लिए मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। तो झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद को मणिपुर के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार से मीडिया पर जारी सर्कुलर पर जवाब तलब किया है। काउंसिल ने दिल्ली सरकार से उन वजहों को स्पष्ट करने को कहा है जिसकी वजह से ऐसा सर्कुलर जारी करना पड़ा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे पहली नजर में प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ करार दिया। परिषद ने खुद संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने 6 मई को सर्कुलर जारी करके अधिकारियों से कहा था कि वो मानहानिकारक खबरों पर शिकायत दर्ज कराएं। और सुबह 9 बजे में खबरें जा रही हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले। ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह लाइक एन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा कल से शुरू होगी। इस दौरे में वो चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री उनका चीन का ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री की 3 देशों की इस यात्रा को राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच भारत ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर चीन की मदद से बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर के मुद्दे पर ऐतराज जताया है। 14 मई से 19 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन समेत मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा का विस्तृत ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा चीन से शुरू होगी। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैतृक गांव का दौरा भी करेंगे। Minister's visit will begin with his arrival in Xi'an. Xi'an is the hometown of President Xi Jinping, and the Prime Minister would be having his summit meeting with President Xi in Xi'an that afternoon. 3 देशों की प्रधानमंत्री की इस यात्रा में राजनीतिक मुद्दों के अलावा आर्थिक और कारोबारी रिश्तों पर जोर होगा। You may expect that a full range of political issues would be discussed, bilateral ties, regional issues, multilateral issues, not just political matters but economic issues will also come up, issues relating to trade, to investment, to our collaboration on infrastructure projects. इस बीच प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिहाज से अहम बताया है। और मुझे विश्वास है कि यदि भारत और चीन के बीच जो विवाद के मामले हैं वह भी सुलझाने का प्रयत्न चीन की तरफ से भी होगा। अपने दौरे से पहले कल प्रधानमंत्री ने चीन और दक्षिण कोरिया के पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने दक्षिण कोरिया को मेक इन इंडिया के लिहाज से अहम भागीदार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और समय चाइना के जियांग में मौजूद हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय। उनका हम रुख करेंगे। अमृता, इस मुलाकात को माना जा रहा है कि कारोबार बढ़ाने के लिहाज से, सीमा विवाद सुलझाने के लिहाज से काफी अहम दौरा साबित होगा। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि दोनों देश बॉर्डर से ज्यादा इस बार बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी जा रहा है प्रधानमंत्री के साथ। 3 दिन के दौरे में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाले हैं? देखिए, एजेंडे में सबसे ऊपर शियान का दौरा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी शियान ही पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वो बीजिंग और शंघाई का भी दौरा देंगे। आपने ठीक कहा कि बॉर्डर से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है और लगता है कि फोकस भी होगा इसी इश्यू पे। लेकिन ये भी सच है कि शियान में वो जो सांक्षी प्रांत के जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं और सांक्षी प्रांत के, क्योंकि खुद शी जिनपिंग भी हैं जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के,
उनके साथ भी अपना बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, और संभवतः इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रेसिप्रोकल विजिट भी हो सकती है, क्योंकि शी जिनपिंग जब भारत दौरे पर थे तो वो गुजरात गए थे, और अब प्रधानमंत्री मोदी उनके गृहनगर आना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि चाइना की राजनीति में, यानी चीन की राजनीति में इस शांक्षी प्रांत का, यानी जो शांक्षी प्रांत का हिस्सा है, उसकी उसी तरह की अहमियत है जैसे कि भारतीय पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश का या गुजरात का, उसी तरह शांक्षी प्रांत का है। और इसलिए इस जगह से, और इस जगह के कम से कम 3 से 4 महत्वपूर्ण लीडर्स, अगर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की हम बात करें तो 43% लीडर्स जो हैं वो इसी प्रांत से आते हैं और काफी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और इस वजह से स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। संभवतः इस वजह से प्रधानमंत्री इस जगह का दौरा करके एक संदेश और चीनी राजनीति के केंद्र में भी आना चाहते हैं। जी, चीन के राष्ट्रपति का गृहनगर सियान, जहां से प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पर्सनल टच देने की कोशिश आपने बताया अमृता, जरूर देखना होगा कि ये डिप्लोमेसी कितना काम करती है और किस तरह के नतीजे हमें कारोबार और सीमा विवाद को लेकर खास तौर से देखने को मिलते हैं इस विजिट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृता, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में काला धन वापस लाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट को भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने एसआईटी से कहा था कि वो विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के बारे में राम जेठमलानी के सुझाव पर विचार करे। राम जेठमलानी ने ही 2009 में इस मसले पर जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने एसआईटी से यह भी कहा था कि इन सुझावों पर कानून के अनुरूप विचार किया जाए और सीलबंद लिफाफे में वो अपनी प्रगति रिपोर्ट शीर्ष अदालत के पास भेजे। Yes, absolutely. Have they recovered $1 within a whole year? And on the contrary, their party president says this is a jumla. और अब खबर अर्थ जगत से है। अप्रैल के महीने में मुद्रास्फीति की दर 4 महीने के निचले स्तर 4.87% पर रही, जबकि मार्च में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर पिछले 5 महीने के निचले स्तर 2.1% पर आ गई। वहीं शेयर बाजार में कल भी गिरावट का सिलसिला रहा। महंगाई के मोर्चे पर राहत की उम्मीद जगी है। अप्रैल के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 4 माह के निचले स्तर 4.87% पर रही। खाद्य उत्पादों, सब्जियों और फलों के सस्ते होने से ये कमी आई है। महंगाई की दर में ये पिछले 4 महीनों का निम्नतम स्तर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर फरवरी के 5% के मुकाबले मार्च में घटकर 2.1% पर रही। हालांकि इस दौरान विनिर्माण और पूंजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों के कारोबार की रफ्तार में तेजी दिखी। इस बीच शेयर बाजार में बिकवाली का दौर कल भी जारी रहा और सेंसेक्स 630 अंकों की गिरावट के साथ 26,887 पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 600 पॉइंट से ज्यादा डाउन है। इसके पीछे मेन वजह यह है कि मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि शायद अब जीएसटी और लैंड बिल जो है वो उसका पास होना डिले हो जाए, तो ये चीज मार्केट को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है। जानकारों की माने तो मुद्रास्फीति में कमी और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर की रफ्तार में सुस्ती के चलते आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वहां की अलग अलग जेलों में कैद 37 भारतीय मछुआरों की रिहाई का आदेश दिया है। भारतीय मछुआरों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने यह आदेश दिया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले रामेश्वरम मछुआरा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने मछुआरों की जल्दी रिहाई का भरोसा दिया था। हालांकि सिरिसेना ने उन भारतीय नौकाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जो अभी श्रीलंका के कब्जे में हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मछुआरों की समस्याओं के समाधान के लिए आधिकारिक स्तर पर कदम उठाने पर भी सहमति जताई। यमन में संघर्ष विराम लागू होने से कुछ घंटे पहले सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने राजधानी सना में भारी बमबारी की। हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में
69 लोग मारे गए हैं, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। उधर हुथी विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब के ज़ीशान प्रांत के सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर शुरू होने से पहले ही बमबारी की। इस बीच यमन में मानवीय मदद पहुंचने के लिए 5 दिन का संघर्ष विराम बीती रात 11 बजे से लागू हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को उकसावे वाले व्यवहार को लेकर आगाह किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से सीज फायर का पालन करने की अपील की है। all parties to observe the ceasefire in full, to respect international humanitarian law and cease any targeting of civilians or civilian infrastructure. आज महान साहित्यकार आर.के. नारायण की पुण्यतिथि है। कहानियों को कहने का उनका अपना अलग ही अंदाज था। आर.के. नारायण ने बेशक अंग्रेजी में लेखन किया, लेकिन उनकी कहानियों में भारत की आत्मा माने जाने वाले गांव भी बखूबी दिखते हैं। आइए याद करते हैं इस महान साहित्यकार को उनके कुछ किरदारों के जरिए। अस्सी के दशक में छोटे पर्दे पर जब साहित्यकार आर.के. नारायण के काल्पनिक गांव मालगुड़ी के किरदार हमारे घरों तक पहुंचे, तो ऐसा लगा कि हम भी मालगुड़ी की इन्हीं गलियों के बाशिंदे हैं। आज राजम आने वाला है। राजम? हाँ, और माँ मुझे रोज देती हो ना वो गंदी कॉफी मत बनाना, अच्छी मीठी और गर्म कॉफी बनाना। मालगुड़ी की पगडंडियों में साइकिल से घूमने वाला डाकिया जो चिट्ठियां बांटने के साथ लोगों के सुख दुख को बांटने का काम भी करता है। हाँ कहो। मेरे ध्यान में हाँ कहो में एक बहुत अच्छा लड़का है, 200 रुपए आमदनी है उसकी। वो मंदिर वाली गली में मुकुंदा है ना, मुकुंदा, वो उसी से अपनी लड़की के रिश्ते की बात चला रहा था। मालगुड़ी के मिठाई वाले का किरदार जो विदेश से आए अपने बेटे की विलायती बहू को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराता है। Even after coming here, the marriage did not take place. Wouldn't you have known if it had? या स्वामी और उसके दोस्तों की शैतानियां, उनका हर किरदार हमें अपने बीच का लगता है। चारों ओर लंबे लंबे सांप, बड़े बड़े बिच्छू, गिरगिट, मगरमच्छ, गरम गरम उबलता हुआ तेल, और ये तो शुरुआत है। पापियों को इससे भी बड़ी सजा मिलती है। जानना चाहते हो? बस बस यही काफी है। आर.के. नारायण के कालजयी उपन्यास गाइड पर देवानंद ने हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म गाइड का निर्माण किया था। मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। मैं आत्मा अमर, मौत ख्याल है जैसे जिंदगी है ख्याल है। न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं। सरल सहज भाषा और सजीव चित्रण आर.के. नारायण के लेखन की विशेषता रही। यही वजह है कि उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों को छूती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भूकंप से फिर कांपा हिमालय, नेपाल में मौत का आंकड़ा 50 के पार। उत्तर भारत में भारी तबाही, जापान में भी झटके। मीडिया सर्कुलर पर दिल्ली सरकार से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांगा जवाब। पहली नजर में बताया प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ, 1 हफ्ते में जवाब तलब। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति। 2 राज्यपालों का तबादला, झारखंड के राज्यपाल को मणिपुर की जिम्मेदारी। बजट सत्र का आज आखिरी दिन, राज्यसभा में काले धन पर होगी चर्चा। जीएसटी प्रवर समिति को भूमि अधिग्रहण विधेयक जेपीसी के पास। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने 37 भारतीय मछुआरों की रिहाई का दिया आदेश। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सिरिसेना से मुलाकात, मछुआरों की समस्याओं के समाधान पर जोर।